नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। (1993) मुंबई ब्लास्ट केस पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। अबू सलेम और मुस्तफा दौसा समेत कई दोषी करार। टाटा कोर्ट ने सुनाया फैसला। नागौर के अड़सिंगा में कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर शव को डाला पानी के होद में। पुलिस ने एक जने को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। श्रीगंगानगर के गांव श्यामगढ़ में प्रेमी युगल का शव मिलने से फैली सनसनी। डिग्गी में मिले प्रेमी युगल के शव। 4 दिन से थे दोनों घर से लापता। अलवर के बानसूर में दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरतगढ़ में किसानों का प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। केंद्र सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। (1993) के मुंबई बम धमाके के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 आरोपियों पर विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। स्पेशल जज गोविंद ए सनप की अदालत में यह फैसला सुनाया गया। अबू सलेम को कई धाराओं में दोषी करार दिया गया है। अबू सलेम पर आरोप है कि उसने बम कांड को अंजाम देने के लिए हथियारों का कंसाइनमेंट रिसीव करने ठिकाने तक पहुंचाया। सलेम के अलावा मुस्तफा दौसा को दोषी करार दिया गया है। दौसा पर मर्डर केस, एक्सप्लोसिव एक्ट, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधि के मामले साबित हुए हैं। दौसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। उसका भाई मोहम्मद दौसा फिलहाल फरार चल रहा है। सलेम और दौसा के अलावा करीमुल्ला खान, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को भी दोषी करार दिया गया है। फिरोज को साजिश, मर्डर की धाराओं के अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट में दोषी करार दिया गया है। NSUI के प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव के लिए शुक्रवार को जयपुर में मतदान हुआ। जयपुर कार्यालय में जिले भर से आए विभिन्न कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यहां मतदान किया। शुक्रवार को यहां ए से लेकर एल अल्फाबेट्स के नाम शुरू होने वाले स्टूडेंट्स ने अपना मतदान किया, जबकि शनिवार को एम से जेड तक के स्टूडेंट्स अपना वोट डालेंगे। मतदान को लेकर छात्रों में खासा उत्साह दिखाई दिया। अलग अलग टोलियों में छात्र अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। यहां प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जयपुर जिला कार्यकारिणी के लिए भी वोट डाले गए। प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के लिए 17, महासचिव पद के लिए 37, सचिव पद के लिए 42 और राष्ट्रीय प्रतिनिधि पद के लिए 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि जयपुर जिला कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के लिए 25, महासचिव पद के लिए 9 और सचिव पद के लिए 5 प्रत्याशी अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला जिले के 10,500 मतदाता चुनावी पेटी में कैद कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी शेष नारायण ओझा ने बताया कि चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश में युवाओं में काफी जोश है, जिसे लेकर पिछले 5 दिन से प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से पूरे प्रदेश में उन्होंने जो मेहनत की है वो उन्हें जीत के रूप में मिलेगी। NSUI के प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव में जयपुर जिले के मतदान के दौरान फर्जी वोट्स का बोलबाला भी खूब दिखाई दिया। जिला कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में फर्जी वोटर्स अपना मतदान करने पहुंचे, लेकिन मतदान से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। यहाँ इनके पास न सिर्फ कॉलेजों के फर्जी ID कार्ड मिले, बल्कि पहचान पत्र के तौर पर लाए गए आधार कार्ड भी फर्जी निकले। चुनाव अधिकारी ने इन सबको पुलिस के हवाले किया। वहीं चुनावी प्रक्रिया में
फर्जीवाड़े और खर्चे को लेकर संगठन के पदाधिकारी भी नाराज दिखाई दिए। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह परबतसर ने बताया कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जो ये चुनाव शुरू किया वो बिल्कुल गलत है। चुनाव करारे बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ मिली भगत करते हैं। ऐसे चुनाव से संगठन में फूट भी पड़ती है। उनका कहना है कि कई ऐसे कॉलेजों को भी वोटर्स लिस्ट से जोड़ा गया जिनका कोई अता पता नहीं है। उनका कहना है कि इस चुनाव प्रणाली में सुधार होना चाहिए क्योंकि यहाँ केवल पैसे वालों का ही बोलबाला रह गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरातल के कार्यकर्ता संगठन से दूरी बना लेंगे। मैं तो राहुल गांधी के इस प्रोसेस को चैलेंज कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने लूटपाट का एक जरिया बना दिया। ये डीआरओ पीआरओ फ्लाइट से आते हैं, यहाँ छात्र नेताओं की जेब खाली करवाते हैं, प्रदेश में चुनाव के नाम पर ढोंग रचते हैं। मिलीजुली साजिश के चलते इस प्रदेश के चुनाव को कराया जाता है। इसका कोई लेना देना नहीं है। आपस में संगठन में फूट है, अपने नेता कमजोर होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये आधार कार्ड या वोटर आईडी फर्जी नहीं है। फर्जी तो इनका चुनाव प्रणाली का जो कराने आए हैं ये डीआरओ पीआरओ है। इन्होंने जो पहले कॉलेजेस वगैरह लिस्टेड किए हैं, ये कॉलेजेस आधे से ज्यादा लिस्ट में ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आधे से ज्यादा जिलों में शिकायतें आई फिर भी कुछ नहीं कर पाए। कारण क्योंकि इनका ले देकर सिस्टम सेट हुआ है। इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पता है कौन सा कॉलेज फर्जी है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी इस सिस्टम में सुधार करें। ये अमीर घरों के ऐसे लोग चुनाव प्रणाली के माध्यम से निकल कर आएंगे जो धरातल के कार्यकर्ता हैं, वो संगठन से दूरी बना लेंगे। सूरतगढ़ में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को 3 घंटे तक मानक चौराहे पर किसानों ने राजमार्ग जाम किया। हाईवे जाम के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भगवानसर रेलवे फाटक से यात्रियों को सामान सहित पैदल ही शहर के लिए आना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। शुक्रवार दोपहर 12 बजे किसान मानकसर चौक पर एकत्र हुए। यहां किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर रोष प्रदर्शन किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पूर्व में किसानों के हित में किए वादे को निभाने में आनाकानी कर रही है। इसको लेकर किसानों में रोष है। वक्ताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल, किसान नेता शयोपत मेघवाल, राकेश बिश्नोई, सत्य प्रकाश सियाग, गगन वेदिंग, ओम राजपुरोहित, राजू जाट, कालू थोरी आदि ने विचार रखे। जाम में श्री विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना व सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान शामिल हुए। पुलिस प्रशासन की ओर से रिलायंस पेट्रोल पंप पर नाका लगाकर यातायात को शहर के बीच से निकाला गया। चक्का जाम के मद्देनजर रायसिंह नगर के एडिशनल एसपी भरतराज, सूरतगढ़ डीएसपी ओनाद सिंह, एडीएम चांदमल वर्मा आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को जाम के मद्देनजर करीब 200 पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा चिकित्सकों की टीम में एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी की भी व्यवस्था रही। अलवर के बानसूर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक लेखराज गुर्जर, कैलाश गुर्जर निवासी मिलकपुर के रहने वाले थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर जिले के उदयनगर में हुई एक विधवा बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने 3 घंटे में खुलासा कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल मेघवाल ने बताया कि उदयनगर निवासी एक विधवा बुजुर्ग महिला रात को अपने देवर के यहां सो रही थी। उस दौरान महिला के जेठ का लड़का मेवाराम आया और तलवार से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में मौका मुआयना कर जांच शुरू की।
और शक के आधार पर महिला के जेठ के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि मृतक महिला के कोई संतान नहीं है और यही वजह है कि उनकी जमीन पाने के लालच में हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। SHO ग्रामीण गन्नापुरी जी को इतला मिली कि उत्तरलाई के पास रेवाड़ियों की ढाणी में किसी महिला की हत्या हुई है, जिस पर SHO CO साहब ओम प्रकाश जी मौके पर पहुंचे और हमें इसकी इतला दी, जिस पर SP साहब भी मौके पर आए। मौका मुआयना किया तो श्रीमती मग्गी देवी जी, इसकी उम्र करीब 60 वर्ष है, उसकी लाश आंगन में पड़ी हुई थी। गर्दन पे किसी धारदार हथियार से भरपूर वार किया गया था। इस बात से पता लगा कि उसकी जो सगे जेठ का लड़का है, जेठू था मेवाराम, वो नाराज था क्योंकि मग्गी देवी के पास गांव में कुछ जमीन है और मग्गी देवी उस परिवार से ब्लड रिलेशन में नज़दीक होते हुए भी फर्स्ट कजन के साथ रह रही है। तो इनको ऐसा अंदेशा था, समाज में बातचीत भी चली थी कि मग्गी देवी के कोई औलाद नहीं है, वारिस नहीं है और बुजुर्ग भी है, कल को ये मर गई या जमीन जीते जी बेच देगी तो हमारे जो दूर के रिश्तेदार है वो जमीन का पैसा या जमीन हड़प लेंगे। इस मनमुटाव और रंजिश के चलते, इस अंदेशे के चलते मेवाराम ने अपने कजन और काकी के प्रति आक्रोश और गुस्सा था और कल रात को वो तलवार लेके अपनी ढाणी से चुपचाप बिना किसी को बताए निकला। जब मग्गी देवी आंगन में अपने साथ रह रहे बच्चों के साथ सो रही थी, तब उसने नींद में सोती हुई मग्गी देवी पर तलवार से भरपूर वार किया, जिससे उसकी गर्दन काफी अंदर तक कट गई और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। नागौर जिले के जायल के अड़सिंगा गांव में कुल्हाड़ी से हमला कर युवक की हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक के शव को पानी के होद में डाल दिया। जानकारी के अनुसार अड़सिंगा निवासी 18 वर्षीय रामदेव मेघवाल का शव पानी के होद में मिला। होद के बाहर खून गिरा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा फोरेंसिक टीम बुलवाई गई। परिजन जायल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में एक युवती को प्रेम विवाह करना इतना भारी पड़ गया कि पति के अचानक घर से चले जाने से तनावग्रसित महिला ने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले में जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका पूजा ने करीब 6 महीने पहले ही अर्पित से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से अर्पित के व्यवहार में पूजा को बदलाव दिखा। वहीं 3 दिन पहले अर्पित पूजा को बिना बताए कहीं चला गया और अपने दस्तावेजों को भी साथ में ले गया, जिसके बाद से पूजा तनाव में चल रही थी। मृतका के पिता का कहना है कि अर्पित आए दिन अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, जिसको लेकर उसका कई बार मृतका से झगड़ा भी हो गया था। वहीं पिता बाबू सिंह ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार अर्पित को ठहराया है। वहीं पुलिस को मृतका के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए अर्पित से किए गए प्रेम विवाह पर अफसोस जताया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही मामले में जांच शुरू कर दी है। जाप्ते के साथ मौके पे पहुंचे, वहाँ हमने देखा तो वो पंखे के फंदे पे लटकी हुई थी और उसको हमने मकान मालिक की सहायता से नीचे उतारा और बॉडी को MBS मोर्चरी शिफ्ट किया। एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मोटे तौर पे ये है कि लड़का यहाँ से जाने से जयपुर के कह के गया था। कल से सुबह से बात नहीं हुई थी, तो उस थोड़ी सी सरकार ने पेट्रोल डीजल को खुले व्यापार के लिए खोल दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम बदलेंगे। कोटा में भी सुबह 6 बजे रोज रेट बदलेगी। कोटा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी नए सिस्टम को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। जिन पंपों पर ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, वहां रात लगा दी जाएगी।
मंत्रालय ने ऐसे सभी पंप वालों को निर्देश दिए हैं कि वह मशीन चेंज कर लें। गौरतलब है कि पंप वालों की आपत्ति थी कि जहां ऑटोमेटिक मशीन में नहीं है वहां रेट चेंज करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन अब सब इनके लिए तैयार हैं। संभाग में 70% पंप ऊपर अभी भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। मोबाइल ऐप से भी मिलेगी रेटों की जानकारी। ऐसे में अगर ग्राहकों को रेट चेक करनी हो तो 9224992249 पर मैसेज भेजकर वे ये जानकारी ले सकते हैं। साथ ही पेट्रोल की रेट की जानकारी गड़बड़ी मिलने पर पंप पर लिखे नंबरों पर कंपनी के सेल्स अधिकारी से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। कोटा पेट्रोल पंपों पर लगी मशीनों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। सरकार ने पेट्रोल और डीजल को खोल दिया है खुले व्यापार के लिए। कोटा में भी अब रोज होगी नई दरें निर्धारित। सुबह 6 बजे ही नई दरों से मिलने लगेगा पेट्रोल और डीजल। सरकार ने लिया है एक महत्वपूर्ण फैसले के जरिए पेट्रोल और डीजल के दाम होंगे रोज निर्धारित। आज अगर हम बात करें तो कोटा शहर में सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल और डीजल मिल रहा है नई निर्धारित कीमतों पर। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 68.01 आज पेट्रोल की दर है, साथ ही 58.18 डीजल की दर है। इसी रेट पर आज पेट्रोल और डीजल पूरे कोटा शहर में ही नहीं पूरे कोटा संभाग में मिल रहा है। साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि अगर पेट्रोल पंप जिन मशीनों पे मिल रहा है ये सिर्फ ऑटोमेटिक मशीनों पर ही निर्धारित हो सकती है, मगर सरकार ने इसके लिए भी की है एक महत्वपूर्ण पहल। जहां पर नहीं है ऑटोमेटिक मशीन है वहां पर देर शाम को ही या रात को ही बेच दी जाएगी पेट्रोल और डीजल की नई दरें और पेट्रोल मिलेगा जनता को नई कीमतों पर। इसके लिए सरकार ने एक नंबर भी निर्धारित किया है। इस टेलीफोन नंबर के माध्यम से आप मैसेज भेजकर पेट्रोल और डीजल की नई दरें कर सकते हैं हासिल। कैमरामैन विक्रम के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से। अजमेर मंडल में विद्युतीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। विद्युत लाइनों को कंट्रोल करने के लिए अजमेर में रिमोट कंट्रोल सेंटर और वितरण कार्यालय का शिलान्यास DRM पुनीत चावला ने किया। इस दौरान मुख्य विद्युत इंजीनियर मुश्ताक अहमद भी मौजूद रहे। DRM पुनीत चावला ने बताया कि अजमेर उदयपुर और अजमेर पालनपुर खंड के लिए विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। ये काम दिसंबर 2018 तक पूर्ण होने वाला है। इसके लिए अजमेर मंडल में विद्युत सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अजमेर में 2 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल सेंटर व कर्षण वितरण कार्यालय का शिलान्यास किया गया। ये सेंटर कंप्यूटर बेस होगा जिससे कंट्रोलर विद्युत के जरिए ट्रेनों पर कंट्रोल करेगा। मेर से भीलवाड़ा तक फाउंडेशंस और वायरिंग का काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और इस खंड को कंप्लीट करने का टारगेट हमारा दिसंबर 2018 है। पहली बार इंडियन रेलवेज में हाई राइज OHG मतलब ऊंची जो उदयपुर सेक्शन में होगी वो थोड़ी नीची होगी। ये हमारी 11 मीटर से ज़्यादा के मास्क इसमें जो है लगाए जा रहे हैं। जोधपुर के ओसिया में GST में कपड़ों पर 5% टैक्स लगाने के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापारियों ने बताया कि कपड़े पर पहले किसी भी तरह का टैक्स नहीं था, लेकिन GST के आने से कपड़े पर 5% टैक्स लगाया गया। कपड़ा व्यापारियों ने वित्त मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर टैक्स हटाने की मांग की है। नागौर जिले के परबतसर में अखिल भारतीय किसान सभा ने गांधी चौक पर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। किसान नेता रामदेव उटवाल ने बताया कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही और ना ही उनकी फसल का सही मूल्य मिल रहा है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की है। फसलों का उचित मूल्य निर्धारण करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा तथा सोमवार को पुनः धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।